जो कॉन्सेप्ट ऑफ मरमेड या जलपरी है, क्या ये सही कॉन्सेप्ट है? कभी कोई एनिमल्स रहे हैं, कोई मैमल्स रहे हैं जिनके पास सुपर पावर्स रहे हो? ये बेसिकली एक ऐसा शार्क था जिसके दांत ऐसा था जैसे एक बज़सॉ। जैसे इमेजिन करिए जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है ना, हाँ, वो उसके जबड़े है। इसको कह सकते हैं कि ये मेगेलोडॉन का एक बहुत बड़ा राइवल था। इनफैक्ट यही एक रीजन था मेगेलोडॉन के एक्सटिंक्ट होने का। जो डीप सी क्रीचर्स है, पूरा डार्क, पिच डार्क, वहां की जो लाइफ है वो टोटली अलग है। हम सोच नहीं सकते वैसी लाइफ है। और ये जितना ही नीचे हम जाते हैं उतनी ही ये सारे एनिमल्स बहुत वियर्ड लगना शुरू कर देते हैं। इनका जो दिखना बॉडी एलियन जैसा ही है। यार ये जानवर जो सरफेस पे होते हैं वही सेम उनके वर्जन छोटे होते हैं, लेकिन वो जैसे ओशन फ्लोर में आते बड़े हो जाते हैं। जी, ऐसा क्यों? ब्लू व्हेल ना सबसे पहले एक एनिमल हुआ करता था, मैमल हुआ करता था, लिविंग ऑन लैंड। इट यूज्ड टू लुक लाइक अ जैकल। आपने की बात की, क्या ये वही है जहाँ रिपोर्टेडली कुछ टाइम पहले देखा गया था कि लाइफ होने की संभावना देखी गई थी? अभी तक जितने भी एलियन लाइफ के हमें एविडेंसेस मिले हैं, उसमें से सबसे बिगेस्ट एविडेंस या बिगेस्ट प्रूफ ऑफ पोटेंशियल लाइफ मिला है। जैसे आपने इंटरस्टेलर देखा होगा, तो उसमें एक वाटर वर्ल्ड प्लैनेट है ना, वैसा है एलियन लाइफ। डेफिनेटली हो सकता है कि कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन बना के ह्यूमंस के खिलाफ ही प्लॉटिंग कर रहे हैं। जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तब हम बाहर निकल के इनको कॉलोनाइज कर लेंगे। गौरव, वेलकम टू द पिंकुला पॉडकास्ट। नाइस टू बी हियर। आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, पर आपकी क्यूरियोसिटी ने आपको साइंस की ओर अट्रैक्ट किया और आप आज इंडिया के सबसे बड़े साइंस क्रिएटर हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल दैट नॉलेज। प्लेजर। मतलब मेरे लिए तो ये मज़ेदार काम है, बिकॉज आई बिलीव एवरीथिंग इज साइंस, सो आई जस्ट लर्न थिंग्स एंड शेयर दैट विद ऑल द पीपल व्हाटएवर आई कैन। जी गौरव, आप स्पेस, साइंस और ओशंस की बहुत बात करते हैं और नासा और इसरो अपना काफ़ी टाइम, समय और एफर्ट स्पेंड करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्पेस, टू नो मोर अबाउट द स्पेस। पर बहुत कम एक्सपेडिशंस होते हैं, बहुत कम एक्सप्लोरेशंस होते हैं ऑफ द डीप सी। सबसे पहले तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कोई मिशन है जो अंडर वाटर किया गया हो जिसके बारे में शायद लोगों को ज़्यादा ना पता हो, पर उससे जो फाइंडिंग्स मिली वो इंटरेस्टिंग भी थी और शायद शॉकिंग भी? सो डीप सी एक बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ल्ड है डेफिनेटली, बिकॉज हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और जस्ट मैं इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले तो। क्योंकि डीप सी इज़ लाइक, मतलब डीप सी का जो टोटल एरिया है, पूरा ओवरऑल सी का एरिया है, ज़मीन का सी के, इट्स लाइक मोर देन 300 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट? तो इतना बड़ा एरिया है। दूसरी चीज़, आप डेप्थ में जाओगे 11 कुछ एरियाज, जैसे ओवरऑल एवरेज जो गहराई है वो 4 से 5 किलोमीटर की गहराई है अंदर। बट अगर आप कुछ ट्रेंचेस है और कुछ ऐसे स्पॉट्स है जो कि लाइक 11 किलोमीटर से, मरियाना ट्रेंच हो गया, चैलेंजर डीप जो है 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गहरे भी है। तो इतना बड़ा सरफेस एरिया और इतनी गहराई। अब अगर आप समुद्री सतह पे हो तो एटमॉस्फेयर जैसे अभी हम जो फील कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि प्रेशर यहाँ पे इस रूम में 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जी। मतलब हमें नॉर्मल फील करा रहा है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स है वो हमें चारों ओर से कहीं ना कहीं कंप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस जी इन दिस एटमॉस्फेयर, राइट? तो वो कंप्रेशन चालू है। बट जैसे जैसे आप 10-10 मीटर नीचे जाते हो डेप्थ में, तो एक एटमॉस्फेयर बढ़ता चला जाता है। ओके। मतलब आप नीचे चले जाते हो एकदम 11 किलोमीटर नीचे तक, तो 1000 एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर होगा। मतलब समझो कि आईफिल टावर का जितना वेट है उतना फोर्स आपके शरीर पे चारों बाजू से लग रहा है। मतलब आपके जो लंग्स है और आपके जो एम्प्टी कैविटीज है, जो आपके बोन्स है, सब कट करके फट जाएंगे। अब इस लेवल पे नीचे जाके मैपिंग करना ओशन फ्लोर का, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड जी। क्योंकि हम मैपिंग के लिए क्या यूज करते हैं? हम जीपीएस वगैरह ये सब थोड़ी ना यूज करते हैं, हम सोनर वेव्स यूज करते हैं। और वो हाई प्रोसेशन सोनर वेव्स को नीचे लेकर जाके उसको मैपिंग करना, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एज वेल। बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको धीरे 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 जाना है। और सोनर वेव्स जो होते हैं वो इतने एक्यूरेट भी नहीं होते। जीपीएस इज वेरी एक्यूरेट, सोनर इज लाइक कि मतलब आपको काफी टाइम लगता है लोकेशन को पता लगाने के लिए। सो इस वजह से हम कहीं 5 से 20% ही ओशन फ्लोर को हम ये कर पाए। प्लस डार्कनेस है, तो आप देख भी नहीं सकते कि भाई कहां जा रही है जी। सो इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली मैप द ओशन फ्लोर। हमारे लिए मार्स पे या किसी और ग्रह में जाके उसकी मैपिंग करना ज्यादा इजी है, क्योंकि सैटेलाइट से हम कर लेते हैं इजीली, राइट? उसमें ये सारे चैलेंजेस नहीं है। सो अब बात करते हैं कि ये जो सी क्रीचर्स है, जो डीप सी क्रीचर्स है, ये
इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या डीप सी क्रीचर्स है, कितने ये वियर्ड है, क्या क्या वियर्ड इनमें विशेषताएं एडेप्टेशंस है। तो देखो ऐसा नहीं हुआ कि लाइक एक मिशन में ही हमने बहुत सारे डीप सी क्रीचर्स को डिस्कवर कर लिया। बहुत सारे मिशंस कंडक्ट होते रहते हैं अलग अलग डेप्थ्स में। सो समुद्र के अलग अलग डेप्थ है। स्टार्टिंग में आता है आपका सनलाइट जोन आ गया, फिर उसके नीचे समझ लो ट्वाइलाइट जोन, फिर मिडनाइट जोन, फिर एबिसिमल डेप्थ्स, और फिर उसके नीचे आ गया आपका हेडल जोन। सो 6000 किलोमीटर 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर से नीचे आपका आ गया हेडल जोन, जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट सनलाइट तो डिम होना 200 300 400 मीटर ट्वाइलाइट से ही शुरू हो जाता है। हाँ, 200 मीटर से ही स्टार्ट हो जाता है। जी। सो नीचे तो सनलाइट का एस भी नहीं है, पूरा डार्क, पिच डार्क। अब वहां की जो लाइफ है वो टोटली अलग है, मतलब हम सोच नहीं सकते वैसी लाइफ है। ठीक है, उसके बाद और वो क्यों वैसी लाइफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये सब लाइफ की डिस्कवरीज कैसे होती है, तो अभी जस्ट रिसेंटली आई थिंक 2020-21 में ही एक बढ़िया सा एक्सपेडिशन किया गया था। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और वो प्राइवेटली फंडेड था। कोई विक्टर वेस्कॉनी करके एक इन्वेस्टर है अमेरिकन, तो उनके द्वारा वो फंडेड था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि नासा जैसे एजेंसीज ना फंड ही नहीं करते। आप हैरान हो जाओगे, नासा का 25 बिलियन का स्पेस एक्सप्लोरेशन का बजट है, लेकिन सिर्फ 50 मिलियन उसको अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए मिलता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, मतलब पड़ी ही नहीं है लोगों को जी। राइट। तो प्राइवेट फंड से जितना भी, और ये भी एक रीजन है कि हम मैप नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर कितना पैसा अपना डाले जी, राइट। उसको जो काम रहेगा वो अपने काम के हिसाब से डालेगा, वो थोड़ी ना मैपिंग सरकारी काम थोड़ी ना करेगा जी। तो बेसिकली इन इन्वेस्टर ने किया, तो इसको 5 डीप मिशन, 5C डीप मिशन करके इस मिशन को बोलते हैं। 5 जितने भी हमारे ओशंस हैं, या 5 ओशन डीप मिशन इसको ये भी बोलते हैं। तो वो सारे के सारे ओशंस में के एकदम तल तक जाना, मतलब उनके सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक जाना, और वहां पे जाके चेक करना कि वहां पे क्या सिचुएशन है, वहां पे क्या लाइफ है, क्या वर्ल्ड है वहां पे। क्योंकि अपने आप में एक अलग दुनिया है वो, मतलब आप समुद्र के एकदम गहरे छोर तक जा रहे हो। तो इसमें कुछ चीजें मालूम पड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यस, हमने कुछ नए स्पीशीज डिस्कवर किए। सो एवरी टाइम हम कुछ नए स्पीशीज डिस्कवर करते हैं, जब भी हम किसी एक यूनिक डेप्थ में जाते हैं ना, क्योंकि हर यूनिक डेप्थ अपने आप में एक नए देश की जैसे। अच्छा। कि जैसे समझ लो कि आप लेट्स से इंडिया में हो, तो इंडिया में आपको कुछ यूनिक एनिमल्स मिल जाएंगे। Correct. फिर आप चले गए समझ लीजिए लाइक एक कॉन्टिनेंट में, जैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहां पे आपको कैंगरूज मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से ये जितने भी डीप डेप्थ्स है, ट्रेंचेस है जितने भी, वहां पे बहुत यूनिक इकोसिस्टम्स होते हैं। क्योंकि एक ट्रेंच अपने आप में एक क्लोज वर्ल्ड है, उसको नहीं मालूम कि दूसरे ट्रेंच में क्या चल रहा है जी। तो लाइफ यहां पे अलग तरीके से इवॉल्व होती है। तो इन्होंने भी काफी सारे एनिमल्स और माइक्रोब्स, मोस्टली इन लोग ने माइक्रोब्स को काफी सारे डिस्कवर किए। और एक था स्नेल फिश करके, एक है जिसके आपने लोग ने शायद इमेजेस भी देखा होगा। बहुत थोड़ा वियर्ड सा, ऐसे गोल्गी सा दिखता है वो क्रीचर। हाँ। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि केमिकल खाते हैं, केमिकल खा के जिंदा रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सनलाइट तो है नहीं जी। तो केमिकल खा खा के ये लोग जिंदा रहते हैं। सल्फर ईटिंग, एमोनिया और मीथेन, ये सारी चीजें जो है, तो इनसे इनका वो चलता है, खाना पीना चलता है। मोस्टली सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया और ये ज्यादा होते हैं। एक बहुत हैरानी वाली चीज पता चली हमें कि मोस्टली सारे के सारे डीप ट्रेंचेस में भर भर के प्लास्टिक मिला, भर के प्लास्टिक रैपर्स, चॉकलेट के रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स। मतलब नीचे तक जा रहे हैं, नीचे तक जा रहा है वो, इतने डेप्थ तक जा रहा है। मतलब आप इमेजिन करिए कि, और ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, 88 मरीन स्पीशीज में, आई थिंक 2017 या 18 की रिपोर्ट है, 88% मरीन स्पीशीज में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है, और 30% टर्टल्स में मिल रहा है प्लास्टिक अच्छे खासे लेवल्स में, 60% सी बर्ड्स में मिल रहा है। सो ये उस गहरे उसमें ये पता चला। फिर हमें और भी कुछ कुछ इकोसिस्टम्स के बारे में मालूम पड़ा, कि जैसे मीथेन साइक्लिंग के बारे में एक इकोसिस्टम मिला। अब क्या होता है कि ये जो अंडर वाटर इलाका है, ये पूरे के पूरे जो पूरा ओशन के एनर्जी सिस्टम को मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम बोलते हैं डीप सी की बात, तो लेट्स से कि लाइक एकदम डीप सी, जैसे 8000, 9000, 10,000 तल की बात करते हैं, समुद्री तल। तो समुद्री तल, हमें लगता है कि समुद्री तल तो बस एक फ्लोर होगा, ओशन फ्लोर होगा, बट वहां पे बहुत सारे इकोसिस्टम्स है।
जैसे वहां पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया में जी। तो वहां पे बहुत ज्यादा है, 75 to 80% हाइड्रोथर्मल वेंट्स है। और ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, बहुत सारे वर्म्स रहते हैं। क्या है एग्जैक्टली हाइड्रोथर्मल वेंट? सो हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है कि जैसे एक अंडर वाटर वोल्केनो है। तो वोल्केनोस कुछ होते हैं, जैसे माउंट फुजियामा हो गया, माउंट किलिमंजारो, ये सब जो है ये खुले वोल्केनोस है। बट अगर वैसे ही उसका एक छोटा वर्जन अगर आपके ओशन फ्लोर में है, एक छोटा सा वोल्केनो जहां पे क्रैक्स से वाटर निकल रहा है और एक उसका एक ओपनिंग है जहां से लावा हीट निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है, उबलता, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस वाला उबलता पानी निकल रहा है कॉन्स्टेंटली। कभी कभार तो ये लावा भी इजेक्ट कर देता है। तो वो अंडर वाटर जो वेंट्स होते हैं उनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। और पृथ्वी में लाइक मोस्ट ऑफ दी साइंटिस्ट, ज्यादातर साइंटिस्ट यूनानिमसली एग्री करते हैं कि पृथ्वी में जो लाइफ का जन्म हुआ था वो भी इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ही हुआ था। अच्छा। सो लाइफ सनलाइट के थ्रू नहीं आई है, सन के एनर्जी की वजह से है, क्योंकि लाइफ को एक एनर्जी सोर्स चाहिए। जैसे समझिए कि लाइफ के क्या इंग्रेडिएंट्स है, 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स है। एक तो हो गया केमिस्ट्री की केमिकल्स हमें चाहिए, जिसमें आ गए आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स आ गए, फैटी एसिड्स आ गए, फैट्स आ गया जो कि लिपिड्स से सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है, और फिर आपका प्रोटीन्स आ गए, अमीनो एसिड्स जी। सो डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन, और फिर आपका फैट्स, ये 3 आपको चाहिए। तो ये केमिस्ट्री हो गया। बट इसके साथ आपको पानी चाहिए, क्योंकि एक मीडियम चाहिए जी। वो पानी में तो मिक्स होंगे, तो पानी तो था ही अंडर वाटर में। और फिर आपको एक एनर्जी चाहिए। जैसे हम एक चाय बना रहे हैं तो हमने चाय पत्ती और दूध डाल दिया और यार तो अब चाय नहीं बन जाएगी, राइट? अपने को उसको मिक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिससे कि वो केमिस्ट्री क्रिएट हो, गैस की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये अंडर वाटर वोल्केनो वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड था। सो लाइफ लैंड पे शुरू नहीं हुई है, पानी के अंदर शुरू हुई। लाइफ पाताल से है, स्वर्ग से नहीं है जी। ये रियलिटी है। सो ये हाइड्रोथर्मल वेंट है, ये अंदर अभी भी है। और यहाँ पे एक यूनिक इकोसिस्टम है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्नेल्स है, स्केली फुट स्नेल जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली लाइक मतलब उनका जो शेल है ना वो लोहे का बना है। अच्छा। पूरा आयन का बना है, इकलौता ऐसा प्राणी है जिसका आयन का शेल बना है। मतलब बुलेट प्रूफ, मतलब बुलेट ही है वो एक तरीके से जी। तो क्यों? क्योंकि इतना हॉट जगह है, राइट? तो उसको प्रोटेक्शन भी वैसा चाहिए भाई जी। तो मतलब ऐसे वियर्ड एडेप्टेशंस जी, स्केली फुट स्नेल जी। पर क्यों सारे, मैंने बहुत नोटिस किया, एक फिश भी है जिसके बॉडी पे कांटे हैं। हाँ। और ये जितना ही नीचे हम जाते हैं उतनी ही ये सारे एनिमल्स बहुत वियर्ड लगना शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वियर्ड एडेप्टेशन तो 2 तरह का है। एक तो ये है कि इनका जो दिखना, बॉडी जो कि एलियन जैसा ही है, और फिर दूसरा इनकी फितरत, इनका बिहेवियर वो भी अजीब है। डीप सी में ना हमने मोस्टली देखा है 2 तरह के एडेप्टेशन। एक तो बहुत सारे क्रीचर्स ना बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में, जिसको हम बोलते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। मतलब एक अगर केकड़ा है वो शोर पे समझ लो कि 1 फुट का है, इतना सा, तो वही नीचे अगर डीप सी में चला जाएगा स्पाइडर क्रैब, तो वो 13 से 15 फीट बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्क्विड्स, जैसे कोलोसल स्क्विड 35 फीट बड़ा, कोलोसल स्क्विड, राइट? सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वही सेम चीज, इनफैक्ट इस पे रिसर्च भी किया था साइंटिस्ट ने कि यार ये जानवर जो सरफेस पे होते हैं वही सेम उनके वर्जन छोटे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही ओशन फ्लोर में आते बड़े हो जाते हैं जी। ऐसा क्यों? क्योंकि डीप सी में ना खाने की कमी है। डीप सी क्या है कि डीप सी में ज्यादा जानवर नहीं है, क्योंकि डीप सी में जाने के लिए आपको एक तगड़ा जानवर होना पड़ेगा, आपको एक हार्डकोर एडेप्टिव एनिमल होना पड़ेगा। हर जानवर नहीं कर पाता जी। जितने भी एक्सटिंक्शन हुए आज के टाइम पे, समुद्र की 99% स्पीशीज जो पृथ्वी के बनने से अब तक जितने भी आई है, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जी, राइट? उसमें से कई लोग इसीलिए एक्सटिंक्ट हुए क्योंकि जब सरफेस में कुछ हो रहा था तो वो डीप सी तक माइग्रेट नहीं कर पाए, उनका बॉडी सस्टेन ही नहीं कर पाया। डीप सी इतनी खतरनाक जगह है कि ये जो क्रीचर्स है अब ट्रांजिशन कर ही नहीं पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, अब हम रहते हैं मस्त एकदम मुंबई के नॉर्मल से टेम्परेचर में, अगर हमें कोई भेज देगा एंटार्क्टिका तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे, एक्सट्रीम है वो जी। वैसे डीप सी भी एक्सट्रीम है। तो ये एक्सट्रीमनेस की वजह से बहुत कम यहां पे जानवर है नीचे जी। तो अब अगर आपको एक बार
खाना मिला तो आपको इतना ठूस लेना है कि फिर आपको 1 महीने तक भी खाना नहीं मिले आप चल जाएगा। तो इस वजह से डीप सी जाइगेंटिज्म का जन्म होने लगा कि ये चीज। दूसरा रीजन ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मतलब जितना बड़ा जीव होता है जनरली उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मतलब वो एनर्जी को स्लोली रिलीज करेगा। इसीलिए तो जैसे हम बात करें जैसे ब्लू व्हेल हो गया, तो ब्लू व्हेल एक बार ऊपर सांस लेके मस्त नीचे आते, घंटों तक नहीं जाते जी। और उनकी धड़कन 1 मिनट में 1 बार 2 बार 3 बार ही धड़कती है बस। अच्छा। और जितना छोटा जानवर होगा जैसे चूहा, उसका तो 150 से 300 बार धड़कती है धड़कन, धक 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 धक। क्यों? क्योंकि उसको फटाफट हीट प्रोड्यूस करना है, फटाफट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है उसके बॉडी में। अब ऑब्वियसली डीप सी के जो फिशेज होते हैं उन लोग को हीट जनरली नहीं प्रोड्यूस करना है, बट ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो काफी फास्ट हो जाती है, तो उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। बट अगर बड़ा शरीर है तो आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका इंसुलेटेड है, आपको ज्यादा, आप आराम से अपनी जगह पे बैठ के आराम करो और शिकार का आने का इंतजार करो, क्योंकि आप ज्यादा ट्रैवल करोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपकी एनर्जी जाएगी। तीसरी चीज, डीप सी में जब सारे जानवर ही डीप है बड़े हैं तो आपको भी बड़ा बनना है उनसे जी। तो वहां पे एक अलग टाइप का कंपटीशन होने लग गया जी, है ना। जायंट्स को डराने के लिए जायंट बनना पड़ेगा आपको। करेक्ट। तो इसीलिए बहुत सारे जो जानवर है, ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, ये सब क्रैब्स, है ना, एम्फीपॉड्स, क्रस्टेशियंस, ये सब ह्यूज होने लग गए साइज में, क्योंकि वो एक एडेप्टेशन उन्होंने डेवलप किया। फिर डीप सी की हम बात करें तो और भी वियर्ड एडेप्टेशंस है। जैसे अभी जस्ट हाल ही में जब डीप सी क्रीचर्स की बात हो रही थी तो एंगलर फिश का नाम बहुत आया था। तो अब क्या है कि एंगलर फिश में बहुत इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन है कि एंगलर फिश में ऑब्वियसली 2 जेंडर्स होते हैं, मेल और फीमेल जी। फीमेल जेंडर जो होती है वो साइज में मेल से 10 गुना बड़ी होती है। ओके। अब ये जो मेल होता है, इन लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, लोग मेट कैसे करते हैं। मेल का काम है, जिंदगी का लक्ष्य एक ही है कि भाई फीमेल को ढूंढो, क्योंकि फीमेल दिख गई तो बड़ी बात, अभी दिख गई तो वो क्या करेगा, वो सीधा फीमेल को काट लेगा। हाँ। और काट लेगा और फिर उसको छोड़ेगा नहीं, और वो काट के वहीं पे उसका पूरा का पूरा शरीर उसके शरीर में फ्यूज हो जाएगा। एक एंजाइम रिलीज करता है काटने से, जो एंजाइम तेजाब की तरह उसके पूरे बॉडी को फ्यूज कर देता है, मेल्ट करके उस फीमेल के साथ, और उसके शरीर में सिर्फ उसके टेस्टिस, उसका जो अंडकोश होता है जी, सिर्फ वही चिपक जाता है, और वो फिर जिंदगी भर अपने स्पर्म्स को रिलीज कर रहा रहता है उसके शरीर में, क्योंकि एक ही बार मिलना है। बिल्कुल। तो एक ही बार मिलना है और जिंदगी भर मेट करना है। हाँ। तो ऐसे वियर्ड एडेप्टेशंस जी, राइट, क्रेजी। सो ये हो गया। फिर हमारे पास जैसे बैरल आई फिश हो गए। बैरल आई फिश एक ऐसी फिश है जो एकदम एलियन की तरह दिखती है। मतलब अगर आप देख लोगे तो आप बोलोगे भाई एलियन कुछ किसी दूसरे ग्रह में भी, लाइक हमें कहीं यूरोपा के पानियों में मिल गई ये स्पीशी। उसका एक जैसे एक बल्ब होता है। हाँ। बल्ब की तरह उसकी खोपड़ी है, ट्रांसपेरेंट एकदम, और आपको लिटरली उसके दिमाग जैसे, जिसके दिमाग और उसका जो आंख है, हाँ, वो पूरा उसके खोपड़ी के पार दिखता है जी। अब ये हो गए। फिर उसके बाद हैचेट फिश करके हो गए। ये सारे फिशेस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि इवन एंगलर फिश ये बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब बायो मतलब बॉडी खुद की, और ल्यूमिनेसेंस में लाइट मतलब खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं जी। अब इसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अंधेरे में क्या होता है कि लाइट है ही नहीं, तो ऊपर से जो थोड़ी बहुत फेंट लाइट आ रही है, एकदम हल्का सा कभी कभार, तो उसमें उसका एक अलग सा एक शेड होता है, उसका एक ब्लूइश एकदम ऐसा डल सा ब्लूइश शेड होता है। अब ये क्या करते हैं, ये उसी शेड के साथ ना अपनी हल्की सी वो लाइट निकाल के ये उसमें एकदम कैमोफ्लाज हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर कोई प्रेडेटर ऊपर से देखेगा जी, नीचे से देखेगा इनको ऊपर, तो इनको लगेगा कि यार ऊपर तो वही पूरा एक जैसा एकमात्र लाइट है, तो वो कलर पूरा चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से, कैमोफ्लेज करने खुद को प्रेडेटर से बचाने। एग्जैक्टली, बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ। वैम्पायर स्क्विड आल्सो डज द सेम। वैम्पायर स्क्विड एज वेल। सो ये चीज हो गया। और फिर इसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या है कि अंधेरा है हर जगह पे। अब कुछ जो जीव है उनको लगता है भाई ये लाइट है, तो क्यूरियस हो जाते हैं, तो उसके पास चले जाते हैं, और फिर ये मुंह खोल के बैठे होते हैं। एंगलर फिश के दांत अगर आप देखोगे तो वो अंदर की तरह अलाइंड है, मतलब एक हाथ अंदर डाल दिया ना तो आप उसको बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि
उसके दांत फंसा ही दिया ऐसे हैं, उसे, मतलब हाँ। आप निकाल सकते हो लेकिन आपके पूरी चमड़ी निकल जाएगी, जी। वैसा है। तो एक बार अगर उसके मुंह के अंदर चला गया कोई जीव, तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा, जी। पूरा अंदर की तरह उसके ये है। सो क्रेजी एडेप्टेशन है। हैचेट फिश जो है वो तो एकदम डेविल की तरह दिखती है, हाँ। एकदम डेविल। सो एक और एक फिश है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसका जो पेट है वो इतना बड़ा होता है और वो इतना खा लेती है कि वो अपने साइज से ही 3-4 गुना बढ़ जाती है। और कितने बार तो वो इतना खा लेती है कि उसका पेट ही फट जाता है। अच्छा। हाँ, वंस अगेन स्केर्सिटी। तो इतना खा लो, जितना भी खा सकते हो खा लो, और कभी कभार उसी चक्कर में मर भी जाते हैं ये। क्योंकि डीप सी क्रीचर का नेचर ऐसा होता है कि जितने बड़े होंगे उतना अपने आप को प्रेडेटर से बचा पाएंगे। क्या यही रीजन था बिहाइंड ब्लू व्हेल्स एवोल्यूशन आल्सो? कैन यू टेल अस अ लिटिल अबाउट हाउ ब्लू व्हेल गॉट इवॉल्व्ड? या सो ब्लू व्हेल की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्लू व्हेल ना सबसे पहले एक एनिमल हुआ करता था, मैमल हुआ करता था, बहुत पहले, बहुत सालों पहले। इट यूज्ड टू बी अ मैमल लिविंग ऑन लैंड। लिविंग ऑन लैंड। इट यूज्ड टू लुक लाइक अ जैकल। अच्छा। आज के टाइम पे जैसे जैकल दिखता है ना, तो वो वैसा दिखता करता था। और उसका एक नेचर था, एक ट्रेट था उसमें, कि वो थोड़ा सा वो खाना लैंड से खाता था, बट वो ज्यादा खाना ना वो सी शोर में या फिर वो रिवर्स के नजदीक या वो वाटर बॉडीज में, वो वहां से जाके मच्छियों का शिकार करके वो खाता था। हाँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली वो सी शोर के वहां पे जो भी लाइक इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर उसके जो पूर्वज थे वहां पे रह रहे थे, तो वो धीरे धीरे थोड़ा डीप जाने लग गए सी के अंदर, समुद्र के अंदर। तो उनको अपनी सांस थोड़ी सी ज्यादा रोकने पड़ गई। तो पहले अगर वो 2 मिनट के लिए सांस रोक के फिशिंग करके आते थे, तो अभी वो 5 मिनट, तो फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। इसके साथ, और इसका मतलब ये है कि उनके लंग्स का, उनके ये सारी चीजों का विकास हो रहा है। फिर उसके बॉडी का भी विकास होने लगा, उसकी बॉडी ज्यादा स्ट्रीमलाइन होने लग गई, उसकी बॉडी ज्यादा एक स्विमर की तरह डेवलप होने लग गई, उसके हाथ वाथ लंबे और ये सब, वैसे उसकी बॉडी एजाइल होने लग गई, जो उसको ह्यूज एडवांटेज देती थी। फिर धीरे धीरे उसका साइज भी बड़ा होने लग गया, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े राइवल्स थे वो शार्क्स होने लग गए। जी। तो अभी आपको शार्क्स को compete करना है, तो आपको भी साइज में बड़ा होना पड़ेगा, राइट। बट एक बहुत ह्यूज एडवांटेज जो मैमल्स के पास था, कि मैमल्स आर ऑलवेज अ लॉट मोर स्मार्टर देन फिशेस। क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से फिशेस तो बहुत पहले आए, मतलब समझ लो 500 मिलियन साल से फिशेस का आना स्टार्ट हो गया था। और जो सबसे ज्यादा वैरायटी हमें फिशेस की दिखती है वो 350 मिलियन ईयर्स के अराउंड दिखती है, राइट। सो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जिसको बोलते हैं 540 मिलियन ईयर्स अगो था, तो उसके बाद से थोड़े से फिश लाइक क्रीचर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मैमल्स तो बहुत लेट आए। तो इसका मतलब यह है कि मैमल्स के दिमाग का विकास होने के लिए काफी टाइम मिल गया। जी। सो फिशेस का जो ब्रेन है वो काफी प्राचीन है। बट फिशेस के बाद, ऐसे कह सकते हैं कि फिशेस के सिर्फ ब्रेन के जो इमोशनल हिस्से हैं, जिसमें उनका ब्रेन स्टेम हो गया, जिसमें उनका सेरेबेलम हो गया, जिसमें उनका ये हो गया अपना मेड्यूला और एमिगडेला, ये सब जो, और इंसुला थोड़ा सा एट सम लेवल, तो ये सारे जो प्रिमिटिव एरिया है वही सिर्फ मोस्टली डेवलप्ड है। जबकि मैमल्स का मिड ब्रेन भी डेवलप्ड है। ओके। सो ये मिड ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है ज्यादा, क्योंकि ये मिड ब्रेन, अभी आप देखोगे कि एनिमल्स हमेशा कई बार ग्रुप्स में शिकार करते हैं, जी, राइट। जैसे हाइनास हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, हाँ। ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप फिश से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट आप डॉग से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करोगे। जी। तो ये एडवांटेज वेल्स को बहुत ह्यूज मिला, जी। क्योंकि कोई इंटेलिजेंट क्रीचर है ही नहीं। Correct. तो वेल्स क्या करते थे, स्कैवेंजिंग स्टार्टिंग में करते थे। ये जो वेल्स के जो पूर्वज थे स्टार्टिंग में स्कैवेंज करते थे। जी। ये घात लगा के बैठते थे कि शार्क को शिकार करने दो। शार्क अपना खाना खाती थी, टुकड़े पे पलने स्टार्ट करते थे। फिर ये धीरे धीरे करके इतने बड़े हो गए कि ये वेल्स को compete करने लग गए, शार्क्स को compete करने लग गए। सो अगर आप हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स को देखोगे, तो उनके जितने भी प्राचीन पूर्वज है, उसके हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो समझ लो कि 5, 6 या 7 लेवल्स में इनका एवोल्यूशन हुआ। मतलब अलग अलग हमें बॉडीज मिली है, जो सबसे एंशियंट, इनका जो प्राचीन, सबसे जो इनका एंसेस्टर था, जो पहला एंसेस्टर, उससे लेकर जो फाइनल वेल, उसके बीच में हमें बहुत सारे इनके पूर्वज के डिफरेंट प्रकार के रूप मिले हैं। जी। और वो जो रूप है, उनके हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स है, कि जहां पे उनकी बॉडी धीरे 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 करके इवॉल्व कर रही थी,
बट काफी फैसिनेटिंग है ना, एक मैमल से लेके इतने बड़े जाइगेंटिक। राइट। आज ब्लू व्हेल जैसा biggest एनिमल है ही नहीं। जी। मतलब कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि और ये फैक्ट है, होना भी चाहिए कि पूरे हिस्ट्री में ब्लू व्हेल जितना ह्यूज और जितना ताकतवर जीव है ही नहीं। नॉट इवन मेगलिडॉन। मेगलोडॉन को भी बीट कर सकता है ब्लू व्हेल, क्योंकि ब्लू व्हेल्स आर यूजुअली लाइक 3 times, 2 to 3 times and even 4 times as well as big as मेगलोडॉन। हाँ, मेगलोडॉन का एडवांटेज ये है कि मेगलोडॉन के जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ब्लू व्हेल के भी इतने वीक नहीं है जी। सो और अल्टीमेटली एक शेयर मास का एडवांटेज तो आपको होगा ही जी। कि अगर ब्लू व्हेल सीधा बॉडी स्लैम कर दे मेगलोडॉन को, हाँ। तो मेगलोडॉन तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। बिल्कुल। राइट। सो बहुत कम लोग मुझे लगता है ये चीज में मानेंगे कि मेग्स ज्यादा पावरफुल है। अक्सर काफी लोग मानते हैं कि मेग्स ज्यादा पावरफुल है, बट मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि हाँ, आपके पास दांत है, आपके पास वेपन है, लेकिन आपका दुश्मन अगर आपसे 3-4 गुना बड़ा है तो उसको तो वेपन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मतलब आप उसको अगर एक छोटा सा भी आप उसका एक चमड़ा भी उधेड़ोगे तो आपको बॉडी स्लैम दे देगा सीधा जी, है ना। और वो अगर मुंह खोला तो हो सकता है आप एक ही बार में उसके शिकार बन जाओ जी। सो कुछ कह नहीं सकते, बट लाइक मतलब अल्टीमेटली वी आर फ्रॉम टीम मैमल्स, तो हम मैमल्स को ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। किलर व्हेल शार्क्स जिसको ऑर्कास बोलते हैं, ऑर्कास आर ऑल्सो मैमल्स, और वो भी एकदम हाइनाज और एकदम डॉग्स, वाइल्ड डॉग्स की तरह ग्रुप में शिकार करते हैं, और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड उनका अटैक होता है। ओके। जैसे अभी इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जी, तो कैसे कोऑर्डिनेटेड अटैक था वो, तो उसी तरीके से उनके भी कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं ऑर्कास के। और कितने लोग तो ये भी मानते हैं कि इवन ऑर्कास कुड बीट मेगलोडॉन, बिकॉज मेगलोडॉन यूजुअली अकेला शिकार करता था, बट ऑर्कास हमेशा झुंड में आते हैं, और झुंड में हो सकता है एक ऑर्का ललचाए और फिर बाद में 5, 6, 8, 10 सीधा कूद जाए। अच्छा। और दे आर किलर व्हेल शार्क्स, दे आर द मोस्ट एग्रेसिव व्हेल्स। या मतलब उनका जो जॉ का जो बाइट होता है वो कह सकते हैं मेगलोडॉन का आधा होगा एटलीस्ट। अच्छा। मेग्स का, सो अगर मैं बाइट साइज कंपैरिजन करूं तो जैसे मेगलोडॉन का लेट्स से 40,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, मतलब 40,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। जस्ट फॉर कंपैरिजन हम इंसानों का 150 सिर्फ 150 है बाइट का जो फोर्स है जी। टाइगर जिसको हम समझते हैं कि उसका बहुत पावरफुल होता है, टाइगर का 1000 है, ग्रेट व्हाइट शार्क का 4000 है, उसका 40,000। ओ बाप रे, वैसा है ऑलमोस्ट टीरेक्स के जितना। टीरेक्स का भी कम है उल्टा, टीरेक्स का भी 35,000 30,000 के आसपास होगा जी। वैसा है। तो उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था मेगलोडॉन्स का, वो उनका बाइट, जो उनका जो रॉ पावर है, उनके जबड़े का जो पावर था वो उनका मेन था। बट ऑर्कास का भी जितना मुझे लगता है 20,000 के करीब होना चाहिए। एंड ऑर्कास का इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है, इट्स इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ मैमल। ऑर्कास, यस। तो जितने भी वेल्स है वो सारे मैमल्स है। अच्छा। या उनका पूरा मेमेलियन ब्रेन है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है जी। वैसा है। सिर्फ कुछ मैमल्स एग्रेसिव बन गए, कुछ ब्लू व्हेल जैसे शांत बन गए जी। ब्लू व्हेल को एग्रेसिव बनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, साइज ही इतना बड़ा। हाँ जी जी। वो बस मुंह खोल के चलते रहता है और फिर सारा खाना अपने आप अंदर चला जाता है। इज इट इनफ फॉर अ ब्लू व्हेल टू सर्वाइव? यस। अभी ब्लू व्हेल्स का मेन इशू क्या होता है कि कभी कभार उनको खाना नहीं मिलता है। इनफैक्ट यही एक रीजन था मेगलोडॉन के एक्सटिंक्ट होने का जी। सो आप समझिए कि मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट हुए, कई लोग बोलते हैं कि आज से 3.5 से 4 मिलियन साल पहले। ठीक है। ये कुछ लोग बोलते हैं कि हमने मेगलोडॉन को देखा, ये वो अंदर, ये तो वो बहुत ही ऐसे फ्रिंज केसेस है जी। और वो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स है, मतलब किसी ने देखा, टेस्टिमनीज है लोगों की। बट साइंटिस्ट लोग का क्या मानना है कि भाई मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये एक्सटिंक्शन का जो पीरियड है वो समझ लीजिए कि लाइक 3 मिलियन से 10 मिलियन या 15 मिलियन साल के बीच में कभी ना कभी वो एक्सटिंक्ट हुआ था। क्योंकि एंड मोस्टली लाइक 5-ish मिलियन के अराउंड, क्योंकि एक बड़ा सा बदलाव आया था, जो समुद्र में बदलाव आया था। सो एक एरा चेंज हो रहा था बेसिकली। सो एक प्लायोसीन एक एज था और एक प्लाइस्टोसीन एज था जी। सो प्लायोसीन से प्लाइस्टोसीन जो ट्रांजिशन हो रहा था, तभी मोस्टली बोलते हैं कि मेगलोडॉन्स एक्सटिंक्ट हुए। और
हर बार ना जब बदलाव आता है ना तो सबसे ज्यादा लोग एक्सटिंक्ट होते हैं। तो उस दौरान करीब बोलते हैं कि 17% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए थे, मरीन स्पीशीज। अब बदलाव में एक्सटिंक्ट क्यों होते हैं? ये तो प्रकृति का नियम है। आप अगर देखेंगे, अब आज लेट्स से कि कोरोना आ गया फॉर एग्जाम्पल, अब हम सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कितने बिजनेस डूब जाएंगे, कितने बिजनेस थ्राइव कर लेंगे जी, राइट। इनफैक्ट जूम कोरोना के बाद थ्राइव किया, बिल्कुल। कितने सारे एजुकेशनल कंपनीज थ्राइव किए, क्रिएटर्स बहुत सारे क्रिएटर्स थ्राइव किए। जी, ये बदलाव होता है। इसको एवोल्यूशन की लैंग्वेज में बोलते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अच्छा। और डार्विन जो एवोल्यूशनरी थियरी के पायनियर है, चार्ल्स डार्विन, यस, उनका ये मानना था कि एवोल्यूशन ना यार हमेशा ना स्टेबल ही होता है, मतलब कंसिस्टेंटली होता है। हाँ। बट उसके बाद जब कई सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो ये विदाउट अ डाउट प्रूव हो गया कि एवोल्यूशन स्टेबली से ज्यादा एवोल्यूशन बर्स्ट्स में होता है। स्टेबल चल रहा है, फिर अचानक से बदलाव आ गया जी। अब उस टाइम पे 50% स्पीशीज चले गए, 50% नए आ गए जी, राइट। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं ना, तो ये तो प्लाइस्टोसीन का जो बदलाव आया उसमें कहते हैं मेगलेडॉन गया। अब प्लाइस्टोसीन का भी बदलाव, प्लाइस्टोसीन ईपॉक जिसको बोलते हैं, कि प्लाइस्टोसीन के बाद हमारे जितने भी ये जो न्यू स्टोन एजेस वगैरह ये सब जो स्टार्ट हुए, प्लाइस्टोसीन एज जो खत्म हुआ वो कहते हैं 15,000 से 20,000 साल पहले, जस्ट अभी। सो प्लाइस्टोसीन इज आइस एज। सो प्लाइस्टोसीन जब खत्म हुआ, वो टाइम उस दौरान भी बहुत सारे एनिमल्स मरे जी। जैसे एक वुली मैमथ करके हुआ करता था। वुली मैमथ एक बड़ा सा हाथी जो एकदम पूरा आइस एज में दिखाते हैं ना, वुली मैमथ। करेक्ट। हाँ, तो वो वाला भी उसी, बड़े टस्क होते थे उसके। बड़े टस्क होते थे जी। इंसान उसका शिकार किया करते थे। हाँ, तो वो फिर एक सेबर टूथ टाइगर हुआ करता था, इतना बड़ा दांत था उसका जी। तो ये सब जो जब प्लाइस्टोसीन खत्म हुआ, प्लाइस्टोसिक इपॉक, तो उसके बाद ये सारे जानवर एक्सटिंक्ट हुए। तो ये जो बदलाव आते हैं ना, उस दौरान बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट होते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग प्रिटी श्योर है कि यार इस बदलाव के बाद बहुत सारे जीव के हमें दिख नहीं रहे फॉसिल्स, और मेगलेडॉन का भी नहीं दिख रहा है। हाँ। तो शायद ये भी उसी में निपट गया होगा जी। जैसे एक मूवी बनी थी द मैग, उसमें यही दिखाया गया था कि द मेगलेडॉन्स वर इन द डीप सी। हाँ। और वहां पे वो जो बड़े बड़े स्क्विड्स होते थे उसके ऊपर फीड करते थे। हाँ। शायद इसलिए वहां सरवाइव कर पाते थे, पर ये सच नहीं है। बट मतलब उसके कुछ तो हमें अवशेष मिलते हैं ना जी। मतलब इट्स लाइक देखिए मूवीज तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के वास्ते फिक्शनलाइज करती है। यस, फिक्शनलाइज है, बट इट्स अ वेरी गुड प्लॉट। और मेरे हिसाब से अगर जिंदा है तो भी सही है, जिंदा नहीं है तो भी सही है। जिंदा है तो हम रिसर्च कर सकते हैं उन पे, क्या जीव है क्या है करके, बिकॉज दे वर रियली अ मार्वल। मतलब इतने ह्यूज बड़े 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 मछलियां, शार्क्स, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग, दे वर लाइक लिटरली मॉन्स्टर्स। मतलब वो डायनासोर के जमाने के मॉन्स्टर्स है वो। जी। यू थिंक दे स्टिल एग्जिस्ट? आई डोंट बिलीव सो, बिकॉज मेरा क्या है कि मैं ज्यादा करके साइंटिफिक कंसेंसस के साथ जाना ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। बट डेफिनेटली लाइक एक पॉसिबिलिटी तो होती है, राइट। नथिंग लाइक साइंस भी कभी नहीं बोलता कि हम 100% करेक्ट है। इट्स ऑलवेज लाइक मोस्ट सर्टेनली। इसीलिए हम साइंस में हमेशा साइंटिफिक कंसेंसस की बात करते हैं कि अगर 50 साइंटिस्ट बैठे हैं और उन्होंने रिसर्च, उन्होंने मेटा एनालिसिस किया, उन्होंने स्टडीज को देखा सब, उसके बाद उसमें से अगर 30 साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई मेगलेडॉन खत्म हो गया और 20 बोल रहे नहीं हुआ, तो साइंटिफिक कंसेंसस बोलेगा कि चलो ठीक है ये खत्म हो गया। जी। वैसा। जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि लाइफ की शुरुआत पानी के अंदर से हुई थी, ना ही कि लैंड से, तो सवाल यहाँ पे थोड़ा सा स्पेकुलेटिव भी हो सकता है, पर क्या जो कॉन्सेप्ट ऑफ मरमेड्स या जलपरी है, क्या ये सही कॉन्सेप्ट है? क्या इसके पीछे कोई प्रूफ कभी देखा गया है? मोस्ट सर्टेनली इट्स फिक्शनल, बिकॉज अभी तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं है जिसमें हमने ह्यूमन और एक फिश का हाइब्रिड वर्जन देखा है। जी। राइट। वो कहानियों में होता है साइरेंस, राइट। वो जो ग्रीक जो ओडिसी, एलियाड, ये सब में साइरेंस के बारे में बहुत बात की है, मरमेड्स के बारे में भी बात की। इट्स अ फिक्शनल कॉन्सेप्ट। और ह्यूमंस का हमेशा लाइक फिक्शन इज अ ब्यूटिफुल थिंग, जिसने ह्यूमंस को वो बनाया जो आज हम है। जी। राइट। क्योंकि फिक्शन के बिना आज इंसानी सभ्यता बन ही नहीं पाती, राइट। बट फिक्शन के वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी फैल जाते हैं जिसका रियलिटी से वास्ता नहीं है। क्या एक मरमेड का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉसिबल भी है?
अब आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मरमेड इज लाइक ए हाइब्रिड ऑफ ह्यूमन एंड अ फिश, राइट? तो अगर ह्यूमन आ गया तो मतलब उसमें ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस आ गई, राइट? मतलब एक ह्यूमन का दिमाग और उसके तरह उसके फीचर्स वगैरह आ गए, और फिश मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी आ गई। पहली बात तो ये कि उसका ह्यूमन लेवल का दिमाग होता तो वो समुद्र के अंदर क्या कर रहा है, वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता, राइट? दूसरी चीज ये है कि उसके जो फीचर्स है वो ह्यूमन लाइक एग्जैक्टली कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फीचर्स है ये डेवलप हो रहे हैं अर्थ में, है ना? मतलब आप अगर फिशेस को देखोगे तो फिशेस का एक अलग ही लुक है, राइट? और उसमें हमने बहुत सारे वेरिएशंस देखे हैं, बट उसमें हमने एक ह्यूमन लाइक फीचर एग्जैक्टली वैसा टाइप का नहीं देखा है। एक बार के लिए चलो हम बोल सकते हैं कि चलो एक ह्यूमन लाइक फीचर डेवलप हो जाए, लेकिन ब्रेन इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि ब्रेन जब ब्रेन बढ़ता है तो ब्रेन आपको एक जगह तक सीमित नहीं रखता, वो आपको एक्सपांड कराता है। अब आप हमें ही देख लीजिए, हमें कितनी चुल है, हम कभी टाइटन पे जा रहे हैं, हम कभी यूरोपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कभी K2-18b में जाने की कोशिश, तो मतलब वहां तक हमारी आंखें हैं जी। सो वो क्यूरियोसिटी और वो जो इंटेलेक्ट है वो आपको कभी भी कन्फाइंड नहीं रखेगा टुवर्ड्स टिल द डेप्थ ऑफ द ओशंस जी। कभी ना कभी तो आपका एक्चुअल पाला पड़ा ही होता एक इंसान के साथ। सो मोस्टली ऑल दीज थिंग्स, देखिए जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री हो गई, ये सारा क्या है ना, ये फिक्शनल किताबों में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फिक्शन का काम होता है आपके दिमाग को रियलिटी से बाहर लेके जाना जी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड टू लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइंस चलता है एक फ्रेमवर्क्स के बेसिस पर। लाइक साइंस में ऐसा नहीं होता कि आप सीधा आठवीं मंजिलें आपने बना दी और आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बना ही नहीं जी। फिक्शन में चलेगा, फिक्शन में आप सीधा 10वें माले पे पहुंच जाओ, लेकिन नीचे कोई बेस नहीं है, करेक्ट। बट साइंस में ऐसा नहीं है, साइंस में यू स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रिंसिपल्स जी, राइट? तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स से अगर हम सोचेंगे तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा कि पॉसिबल होना चाहिए। फिर भी लाइक एक्सट्रीमली टाइनी चांस हम छोड़ सकते हैं कि मे बी लाइक 0.1% की कभी कुछ मतलब हो सकता है कि कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन बना के ह्यूमंस के खिलाफ ही प्लॉटिंग कर रहे हैं जी। कि जब हमारी तादाद, जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तब हम बाहर निकल के इनको कॉलोनाइज कर लेंगे। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये फिक्शनल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर क्या सच है या नहीं, यू राइट, इट्स 0.01% चांस, राइट। जब हम मर्मेड्स की या जलपरियों की बात करते हैं तब बहुत टाइम फिक्शन में देखा हुआ है कि उनके पास एक सुपर पावर होता है जो अनइमेजिनेबल होता है, पर क्या वास्तव में ऐसे कभी कोई एनिमल्स रहे हैं, कोई मैमल्स रहे हैं जिनके पास सुपर पावर्स रहे हों, जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रही हो? जैसे एक मुझे एक शार्क के बारे में याद आ रहा है, जैसे हीलो केप्रियन करके एक शार्क थी जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये अराउंड लाइक 300-350 मिलियन ईयर्स अगो या उससे थोड़ा लेट 400, मतलब जब फिशेस नए इवॉल्व हो रहे थे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद, जब फिशेस नया इवॉल्व हो रहे थे, तो तभी शार्क्स में एक ऐसी वैरायटी थी हीलो केप्रियन करके। ये बेसिकली एक ऐसा शार्क था जिसके दांत आज तक हमने नहीं देखे। उसके दांत ऐसा था जैसे एक बज़सॉ, जैसे इमेजिन करिए जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है ना, हाँ। वो उसके जबड़े है, उसके जबड़ों में, लोअर जबड़ों में वो 180 दांत और एक बस शॉप की तरफ। सो घूमता नहीं था, लेकिन वो उसका थोड़ा बहुत मोशन होता था, जैसे मुंह से कर सकता था, और वो सीधा लाइक मांस के टुकड़ों में घुसा देता था दूसरे फिशेज में, सीधा खच, और सीधा ऐसा, मतलब कह लो कि एक सुदर्शन चक्र सीधा पेनिट्रेट करके आर पार चले जाएगा, वैसा जी। तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक्सटिंक्ट हो गया जी। बट बहुत वियर्ड था और काफी मतलब डिसेंट साइज का भी था, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन आई थिंक 18-20 फीट का रहा होगा जी, हीलो केप्रियन। और बहुत ही वियर्ड एडेप्टेशन है, मतलब ये भी एक सैंपल है कि मतलब सी ओशन लाइफ कितनी वियर्ड हो सकती है। बिल्कुल। और वो शार्क था एंड इट वाज प्रीटी एग्रेसिव एज वेल। अच्छा, हाँ, ओके। एनी मोर दैट कम्स टू योर माइंड? अब इसके अलावा मैं कहूंगा जैसे एक था, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये मेगेलोडॉन का एक बहुत बड़ा एक राइवल था। अच्छा। सो इसके मेगेलोडॉन के साथ मतभेद होती रहती थी, कभी मैक्स जीतते थे, कभी ये जीतता था। आपने में भी नाम सुना भी होगा, लिविएटन करके था। हाँ। तो ये लिविएटन, सो लिवायथन अलग है, लिवायथन तो ग्रीक मिथोलॉजी का कैरेक्टर है जी, बट ये लिविएटन करके एक अलग फिश थी। और ये मोस्टली जहां तक मुझे
मुझे लगता है कि मैमल था एक, मतलब एक वेल वैरायटी का ही था, बट इट वाज लिटिल बिट बिगर देन मेगेलोडॉन। उसका जो बाइट फोर्स था वो भी बहुत स्ट्रांग था, काफी एग्रेसिव था ये भी लिवियाटन। और अक्सर आज के तारीख में भी लिवियाटन और मेगेलोडॉन को बहुत कंपेयर करते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल था। कई लोग ज्यादा बोलते हैं मेगेलोडॉन ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेगेलोडॉन के जो जॉस थे खतरनाक थे, बट लिवियाटन वाज आल्सो अ वेरी, उसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग खासियत थी। सो क्या होता है कि फिशेस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ जाना है, लोकेशन, एको लोकेशन के जरिए। सो सोनार वेव्स ही बेसिकली वो यूज करते हैं कि वो ऐसे आवाज करते हैं एक सोनर वेव्स के थ्रू वो, और वो फिर बाद में वो जो वेव्स है वो हिट करते हैं, और हिट करके कितना टाइम लगा हिट करके वापस आने में, उसके बेसिस पे वो लोकेट करते हैं कि कहाँ का, मतलब ये स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, क्राउडेड है, और मुझे कहाँ जाना है जी। तो उनकी एक खासियत थी कि वो बेसिकली इतना तेज चिल्लाते थे, आवाज करते थे सोनर वेव्स का, मतलब समझ लो सोनर वेव्स का एक्सरेज निकाल लेते थे। अच्छा। और उससे क्या होता था कि सामने वाला जो जानवर था वो पैरालाइज हो जाता था कुछ टाइम के लिए, वो सोचता था कि भाई क्या हो गया, हाँ, क्या आ रहा है। एकदम चौंक जाता था, हाँ। स्टार्टल हो जाता था, और फिर बाद में उसको खा जाते थे। मतलब एक तरीके से उसको पता ही नहीं चलता था कि क्या, वो स्टन हो जाता था, जी, हिप्नोटाइज हो जाता था। हिप्नोटाइज हो जाता था एक तरीके से। सो ये भी एक बहुत उसकी इंटरेस्टिंग स्पेशलिटी थी। और डेफिनेटली अगर वो सोनर वेव्स को इतने पावर में वो अगर वो लॉन्च कर सकते, फेंक सकते हैं, तो उसका जो इको लोकेशन नेविगेशन सिस्टम कितना ज्यादा प्रेसाइज रहा होगा। जी। मतलब उसको लिटरली पत्थरों के भी आर पार दिखता होगा जी। जी। कि क्या है क्या नहीं है करके। जी। सो ये सब मार्वल्स है अपने आप में, लाइक। जी। इन सब के फॉसिल्स मिले हैं। हाँ हाँ, लिविएटन, यस, ये जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ उनके प्रॉपर हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले। क्रेजी। Yes. क्रेजी। जितना ही फैसिनेटिंग डीप सी वर्ल्ड है, उतना ही फैसिनेटिंग स्पेस भी है। कुछ समय पहले आपने K2-18b की बात की, थोड़ा और बताइए क्या है K2-18b। क्या ये वही है जहाँ रिपोर्टेडली कुछ टाइम पहले देखा गया था कि लाइफ होने की संभावना देखी गई थी? अभी तक का हमारे पास, अभी तक जितने भी एलियन लाइफ के हमें एविडेंसेस मिले हैं, उसमें से K2-18b का हमें K2-18b में हमें सबसे बिगेस्ट एविडेंस या बिगेस्ट प्रूफ ऑफ पोटेंशियल लाइफ मिला है। पोटेंशियल लाइफ इज द मेन थिंग। सो एक्चुअली में K2-18b में हमें क्या मिला, सो लाइफ के ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे साइंटिस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि यार उस प्लैनेट पे लाइफ होगी कि नहीं। सो आप इमेजिन करिए, आप यहां पे अर्थ पे बैठे हो और K2-18b यहां से 124 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है। 124 लाइट ईयर्स है ना, मतलब लाइट को एक साल में लाइट कुछ 9 या 10 या 8 ट्रिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, और ये 124 लाइट ईयर्स दूर है। अब उतने दूर ग्रह में यहां से बैठ के आप कैसे पता लगाओ कि वहां पे लाइफ हो सकता है कि नहीं? जस्ट इमेजिन, साइंटिस्ट के लिए मतलब कितना बड़ा चैलेंज है। बट हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, यहां पे बैठ के एक अच्छा खासा अंदाजा लगा लेते हैं। सो बेसिकली हमारे जितने भी टेलीस्कोप्स हैं, जैसे जो स्पेस टेलीस्कोप्स, हबल से स्टार्ट हुआ था, फिर केपलर, फिर अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब भी हाल ही में गया कुछ टाइम पहले, वो बड़ा सा एक डोम जैसा एक बड़ा सा येलो कलर का। तो टेलीस्कोप में ना, टेलीस्कोप्स क्या करते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो पता लगाते हैं कि क्या है। सो इसके दो स्टेजेस। सबसे पहला तो ये है कि आप यहां पे बैठे हो, तो हर एक प्लैनेट जो है वो प्लैनेट अपने स्टार के चक्कर लगाता है जी। तो हमने जो K2-18 का जो स्टार सिस्टम है उसको हमने पहले पकड़ के रखा। ये काम केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने किया। उसने उस पर घात लगा के बैठा हो, तो उसको नजर आया कि हर 30 और डेज में वहां पे ना एक छोटा सा डिमिंग हो रहा है। तो इमेजिन करिए ये लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स की अगर आगे से कुछ चीज पास होती है तो हल्का सा डिमिंग होगा। हाँ। अब आप इमेजिन करिए, अगर ये लाइट सोर्स 124 लाइट ईयर्स दूर है और उसके सामने से एक छोटा सा चींटी जैसा प्लैनेट जाता है, तो कितना लाइट डिम होगा? जी। ना के बराबर। हमारे एडवांस टेलीस्कोप्स इसको तक कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा। और फिर ये देखते हैं कि ये कितने टाइम में डिम हो रहा है। ठीक है, तो ये 30 डेज में डिम हो रहा है। हाँ। मतलब उस प्लैनेट को उसके स्टार के अराउंड करने में 30 डेज लग रहे हैं जी। तो इसका मतलब वो उसके स्टार से काफी करीब है। फिर हम आइडेंटिफाई करते कितना लाइट ब्लॉक किया, क्या हुआ क्या नहीं, तो उससे एक रफ एस्टिमेट निकलता है उसका साइज क्या है। अब
हमें पता चल गया कि भाई ये एक पोटेंशियल हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन मतलब एक ऐसे जोन में है अपने सितारे से कि जहां पे लाइफ की होने की आशंका है, क्योंकि वहां पे वाटर लिक्विड स्टेट में हो सकता है। वो एक हाइशियन वर्ल्ड है, मतलब एक वाटर वर्ल्ड, जैसे आपने इंटरस्टेलर देखा होगा जी। तो इसमें एक वाटर वर्ल्ड प्लेनेट है ना, वैसा है। हाँ। लेकिन वो वाटर वर्ल्ड तो बहुत एकदम ऐसा था कि अब घुटनों तक ही पानी है जी। इसमें बोलते हैं 200 से 300 किलोमीटर तक गहरा समुद्र हो सकता है, उतना वाटर। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें मीथेन है, और सबसे बड़ी बात जो हमें आज तक कहीं पे भी नहीं मिला, इसमें एक ऐसा केमिकल है जिसको बोलते हैं डीएमएस, डाइमीथाइल सल्फाइड, जो पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो लाइफ है वही रिलीज करती है एक मेजरेबल अमाउंट में। और वो लाइफ है हमारे जो प्लैंक्टन्स है, जो हमारे जो मरीन लाइफ है, जो प्लांट्स वगैरह, जो मरीन लाइफ में प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, वो रिलीज करते हैं डीएमएस, डाइमीथाइल सल्फाइड गैस। वहां पे उस ग्रह में इस डाइमीथाइल सल्फाइड के लेवल्स 2 टाइम्स ज्यादा मिले अर्थ से, 2 टाइम्स या 10 टाइम्स, आई एम नॉट श्योर, बट काफी गुना ज्यादा मिला, 10 टाइम्स आई थिंक। सो इससे साइंटिस्ट को लग रहा है कि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि वहां पे शायद लाइफ हो सकता है, क्योंकि ये मरीन लाइफ ही रिलीज करती है और वो एक वाटर वर्ल्ड तो है ही जी। और वहां पे एक बहुत ही लार्ज स्केल में हो सकता है कि वहां पे एक प्लांट बेस्ड लाइफ है, और अगर प्लांट बेस्ड लाइफ है तो हो सकता है मरीन एनिमल्स भी हो जी। सो इस वजह से साइंटिस्ट को ऐसा लगता है। सो निक्कू मधुसूदन नाम है उनका, वो साइंटिस्ट का, जो कि इंडियन ओरिजिन के है, आईआईटी कानपुर में वो पढ़े थे। अच्छा। आईआईटी कानपुर या वाराणसी, बट वो इंडियन आईआईटी से ही है वो। और वो फिर बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके ये बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ जी। सो अभी क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी से हमें ये चीज पता चली है, लेकिन अभी भी जो लेवल है जो एक्यूरेसी का, वो 3 सिग्मा लेवल है, और साइंस में 5 सिग्मा लेवल चाहिए होता है इसको एक बड़ी डिस्कवरी बताने से पहले जी। सो 3 सिग्मा का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नल्ला पल्ला है, 3 सिग्मा मतलब 99.7% एक्यूरेसी। अच्छा। बट साइंस को 99.999997 चाहिए जी। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी वी वांट। तो अभी क्या होगा कि ये 2025 में या 2026 में इन लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक और एक ट्रांजिट लेंगे, और कुछ और इनके लिस्ट ऑफ सवाल है नक्की करने के लिए कि वहां पे वाकई में लाइफ है या हमने कुछ मेजरमेंट एरर किया है या कुछ भी है, तो वो इस चीज को नक्की करेंगे। बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मतलब डीएमएस की एग्जिस्टेंस का मौसम देखो ना, सबसे पहले तो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में, दूसरी चीज वो वाटर वर्ल्ड है, तीसरी चीज वहां पे मीथेन है, वहां पे हाइड्रोजन है, वहां पे और जो हमारे जो साइंटिफिक मॉडल्स है, जो हाइशीन हाइपोथेसिस के जो मॉडल्स है, सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो मॉडल्स भी बनाते हैं सिमुलेशन में जी, कि वो दुनिया कैसे होगी, वहां पे क्या एलिमेंट्स होंगे और वो आपस में कैसे मिक्स अराउंड होंगे। तो वो जिस तरीके से मिक्स अराउंड होंगे, क्या लाइफ पैदा हो सकता है, पहले हम कंप्यूटर में बनाते हैं, करेक्ट, तो वो हाइशियन मॉडल में भी बता रहा है कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है जी, और फिर ऑब्जर्वेशंस में भी दिखा रहा है कि भाई डीएमएस भी है, राइट। तो काफी स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस द्वारा ही हम कर रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर भी हो सकता है, सो वक्त बताएगा कि क्या है जी। जी, पर इसी डायरेक्शन में नासा काम कर रहा होगा इस पे। नासा भी काम कर रहा है, यस, नासा के भी कुछ मिशंस है। हाँ। जैसे अभी जस्ट हाल ही में जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, मिशन अभी लॉन्च किया था 2024 में, और वो 2030 में पहुंच जाएगा यूरोपा में। सो यूरोपा हमारे जो गैस जायंट जुपिटर है, हाँ, जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है यूरोपा, ओके, राइट। तो यूरोपा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूरोपा कहते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा मून है जो कि जहां पे ना उसका जो ऊपर का सरफेस है वो तो आइस का बना हुआ है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ टाइडल एक्टिविटीज चलती रहती है, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू ह्यूज स्ट्रक्चर्स, तो उस वजह से उसका कोर एक्टिव है, उसका कोर एक्टिव है जिस वजह से वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है नीचे, क्योंकि कोर से हीट जनरेट हो रहा है। हाँ। अब कोर से हीट जनरेट होना एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि हमने ये जाना कि पृथ्वी में लाइफ निकला था हाइड्रोथर्मल वेंट्स के थ्रू जी, तो वहां पे भी कोर में ये है, क्या बोलते हैं, एक्टिव है उसका कोर,
और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और यूरोपा का पानी जो कहते हैं कि यूरोपा में जो डेप्थ होगा पानी का वो कम से कम वो 20 से 30 किलोमीटर नीचे हो सकता है, तो वो काफी डीप है वहां पे ओशंस। तो साइंटिस्ट का क्या प्लान है कि वो क्या करेंगे, और ये बाय द वे ये स्पेसक्राफ्ट जा चुका है, सो यूरोपा इट्स लेफ्ट ऑलरेडी, सो अक्टूबर या सितंबर कभी गया था वो, या अगस्त, आई एम नॉट श्योर, बट इट हैज ऑलरेडी लेफ्ट। और इनफैक्ट अभी 1 मार्च को वो पहुंचा मार्स में। अच्छा, तो उसका जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, सो हमने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था जी, जितना डिस्टेंस था वो यूरोपा क्लिपर मिशन उस डिस्टेंस से 1600 गुना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, चंद्रयान 3 में हमने क्या किया था, हमने पृथ्वी के 4 चक्कर या 5 चक्कर मारे थे, हाँ, और स्लिंग शॉट की तरह मोमेंटम यूज किया था, वो मोमेंटम को पुश करने के लिए चांद के तरफ। जी, यहां पे तो पूरा पिन बॉल का गेम चालू है। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, इन लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लॉन्च करी, नासा ने लॉन्च किया, हाँ, अब वो जाएगा मार्स, मार्स का एक स्लिंग शॉट लेगा, वापस अर्थ आएगा, अर्थ का एक स्लिंग शॉट लेगा, उसके बाद जाएगा सीधा जुपिटर, हाँ, जुपिटर के स्लिंग शॉट लेके वो जुपिटर के 4 मून्स के स्लिंग शॉट लेके यूरोपा में लॉन्च होने वाला, लॉन्च लैंड करेगा। जी, फिर वहां पे जाएगा, उनका एक पूरा एक ये है, क्या बोलते हैं, एक मशीनरी है ह्यूज, और वो मशीनरी एक रोबोट है बेसिकली, वो नीचे जाएगा, ड्रिलर है ड्रिलर, और उसकी मोटी बर्फ की परत, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मोटी परत हो सकती है बर्फ की, अच्छा, उसको ड्रिल करेगा, और नीचे जाके वो कुछ नैनोबॉट्स को छोड़ेगा, और वो जो नीचे जो छोटे छोटे रोबोट्स होंगे, वो नैनोबॉट्स नहीं, सॉरी नैनोबॉट्स तो बहुत छोटे हो गए, बट समझो कि मिनी रोबोट्स को छोड़ेगा, हाँ, और मिनी रोबोट्स जाके नीचे उसके अंडरग्राउंड वाटर, अंडर वाटर उसके डीप सीज को स्टडी करेंगे। हाँ, सो इमेजिन करो, हमने अभी डीप सी की बात की, हाँ, हम किसी दूसरे ग्रह के डीप सी में जाके वहां पे क्या क्या है वो रिसर्च करेंगे, जी, वहां पे क्या चीजें, वहां पे क्या कॉम्पाउंड्स है, क्या वहां पे लाइफ है नहीं है करेंगे। जी, नासा काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि हो सकता है कि वहां पे भी लाइफ है, क्योंकि वहां पे कोर एक्टिव है, वहां पे उसका जब भी वॉयेजर वहां से पास हुआ था तो उसने भी एक अच्छा खासा, उसका जो केमिकल रिकॉर्ड जो है उसने एक अच्छा खासा हमें बताया कि वहां पे केमिस्ट्री भी डिसेंट है, कोर एक्टिव है, केमिस्ट्री डिसेंट है, वाटर अवेलेबल है काफी ज्यादा मात्रा में। सो एक चांस है, या तो फिर ऐसे हो सकता है कि मे बी अभी लाइफ नहीं है तो बट एटलीस्ट लाइफ जैसे कुछ हालात तैयार हो रहे हैं। जी, सो नासा को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और वो डेटा डेफिनेटली वो दुनिया के साथ भी शेयर कर सकता है। जी, ये 2030 में लैंड होगा। 2030 में लैंड होगा ये। जी, जी, मैं वैसे भी बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले हैं। हाँ, एलियन लाइफ डेफिनेटली हो सकता है, बट एलियन लाइफ इज ऑल्सो नॉट सो कॉमन, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि एलियन लाइफ मतलब आप इस तरीके से देखिए कि जो यूनिवर्स बना था 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए, जी, पृथ्वी को बन के 4.5 बिलियन ईयर्स हुआ, राइट। अब यूनिवर्स में क्या है कि टाइम साइकिल चल रहा है, 4.5 बिलियन ईयर्स में हो सकता है कितने सिविलाइजेशंस बने, डिस्ट्रॉय हो गए, जी, है ना। जी, हो सकता है कि लाइफ का एक टाइम फ्रेम है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर लाइफ बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है तो हो सकता है लाइफ खत्म हो जाती है। जी, अब डायनासोर्स आए, वो खत्म हो गए, राइट, एक्सटिंक्शन इवेंट्स आ जाते हैं। तो हमें एलियंस है, इस चीज को निश्चित करने के लिए एलियंस को इस वक्त ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि एक बैरियर है, लिमिट है, मतलब लाइट स्पीड। सो यूनिवर्स में एक लिमिट है, लाइट स्पीड। कम्युनिकेशन के लिए आप लाइट स्पीड से फास्ट ट्रैवल ही नहीं कर सकते, तो मतलब आपका एक दायरा बन गया, आपका एक बाउंड्री बन गया। अब अगर आपको लेट्स से कि अगर हम अभी K2-18b में नजर डाल रहे हैं, K2-18b में आज हम जो भी देख रहे हैं ना वो 120 साल पुरानी चीज है। अच्छा, क्योंकि वो 124 साल पुराना जो लाइट है वो वहां पे हिट करके जो अब 124 किलोमीटर चल के हम लाइट ईयर्स चल के अभी हमारे पास आ रहा है। जी, वाओ, राइट, या, तो हम किसी दूर में कोई ग्रह है उसको हम देख रहे हैं, तो हम उसका पास्ट देख रहे हैं। जी, राइट, तो एलियंस हो सकता है कि भाई वो टाइम पे थे, अभी नहीं है, अब वो मे बी ग्रह छोड़ चुके हैं, क्या है करके, मतलब ये भी एक है। और तीसरी चीज ये है कि ब्रह्मांड के कुछ और भी बैरियर्स है, जैसे एक बैरियर है जिसको बोलते हैं फर्मी पैराडॉक्स। जी, फर्मी पैराडॉक्स बिल्कुल सिंपल है, वो ये है कि यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स तेजी से एक्सपांड हो रहा है, और इसके जो एक्सपेंशन की स्पीड है ना,
ये लाइट के स्पीड से भी फास्ट है जी। सो दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, बट यूनिवर्स एक्सपांड ही लाइट के स्पीड से फास्ट हो रहा है। अब इससे क्या होता है, जो ग्रह, जो गैलेक्सीज, सॉरी, जैसे हमारा मिल्की वे और एंड्रोमेडा, ये अभी नजदीक है तो नजदीक है, बट लेट्स से कि कोई दूसरे गैलेक्सी, कोई दूसरा गैलेक्सी या कोई दूसरा गैलेक्सी का क्लस्टर जो हमसे दूर है, इन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा है ना, तो उस गैलेक्सी से कभी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, एटलीस्ट रियल टाइम में जी। राइट? क्यों? क्योंकि जिस स्पीड में लाइट को लग रहा है आने के लिए, उससे ज्यादा स्पीड में तो वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है जी। राइट? तो आपका कम्युनिकेशन ही कट है ना। हमें फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल खोजना पड़ेगा, जिस पे काम चालू है डेफिनेटली, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बट इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक स्पेशल रिलेटिविटी। क्या कॉन्सेप्ट है ये? जैसे वॉर्प ड्राइव्स है, वर्म होल्स है, लेकिन वो सब बहुत ही अभी एट दिस पॉइंट इट्स वेरी फिक्शनल जी। राइट, वेरी फिक्शनल। क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी को ब्रेक करना इज नॉट एट ऑल हार्ड, बहुत ही टेस्टेड थियरी है जी। बहुत प्रूफ्स है इसके, और ये फैक्ट है, मतलब लाइट के स्पीड से ज्यादा चीज कोई ट्रैवल कर ही नहीं सकता, इट्स अ फिजिक्स का वो लिमिटेशन है। सो अब आप इमेजिन करिए कि आपकी गैलेक्सी यहां पे है, आपकी नजदीकी गैलेक्सी में एक एलियन रहता है, वो एलियन आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आप एलियन को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, वो मैसेज ट्रैवल करेगा लाइट के स्पीड से जी। लेकिन आप दोनों के जो गैलेक्सीज है, अगर वो फर्दर अपार्ट जा रहे हैं, तो क्या वो कभी पहुंच पाएगा वो मैसेज? जी बिल्कुल नहीं। ये भी एक लिमिटेशन है। सो ये सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। सो डेफिनेटली लाइक मतलब लाइफ तो बहुत हो सकती है, जगह जगह हो सकती है जी, लेकिन लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा हैं कि क्या वो लाइफ इसी टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट कर रही है हमारे साथ। यार हो सकता है 2000 साल में इंसान ही खत्म हो जाए, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो, हम एआई का खतरा है, हमें बोल रहे हैं कि भाई एआई ह्यूमैनिटी को ले लेगा, तो हो सकता है कि सिविलाइजेशन शायद एक लेवल ऑफ एडवांसमेंट तक पहुंच जाती है, उसके बाद वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है जी। तो इट्स नॉट दैट इजी कि एक ही पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एलियन लाइफ का एक दूसरे से रूबरू हो सके। शायद यही कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारा मार्स के ऊपर भी फोकस बना हुआ है। मार्स पे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है जस्ट लास्ट फ्यू 2-3 years बैक। मार्स में ना कुछ फैटी एसिड्स के कुछ मेटाबोलाइट्स मिले हैं। तो जैसे कुछ डीकेन, डोडीकेन और अनडीकेन ऐसे टाइप के कुछ मॉलिक्यूल्स मिले जो बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनके डिग्रेड होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स निकल कर आते हैं। तो फैटी एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो क्या वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पीछे कोई बायोलॉजिकल उसका कोई सोर्स है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज इन साइंटिस्ट माइंड एज ऑफ नाउ, बट लाइफ अभी तो नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। हो सकता है वंस अपॉन अ टाइम मे बी, वो अभी हम अनकवर करेंगे, चांस थोड़े कम है बट मे बी, लेट्स कीप दैट पॉसिबिलिटी ओपन। अभी फिलहाल जो हमारे रोवर्स है, क्यूरियोसिटी रोवर, परसिवरेंस रोवर, तो ये मार्स के केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें क्या केमिकल्स है, कैसा क्या है। मार्स के जो इंटरेस्टिंग हिस्से हैं जहाँ पे लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे जाके वहाँ पे ड्रिलिंग करके वहाँ के एनालिसिस कर रहे हैं, मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अगर आज एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन के यूवी रेस तो हमें 2 मिनट में हमें जला देते जी, स्किन कैंसर्स हो जाते सबको जी। तो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स है जो साइकिलिंग का काम करते हैं, वाटर साइकिल को रेगुलेट करना, बहुत सारे काम करता है। तो मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, उसकी स्टडी हो रही है। मार्स में केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी हो रही है। सो काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही है, लेकिन वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलना वो अब तक का सबसे बड़ा लाइफ के करीब का डिस्कवरी है, जो थोड़ा करीब लेके जाता है कि मे बी वहाँ पे लाइफ वंस अपॉन अ टाइम कभी हुआ करती थी जी। बट मेरे हिसाब से चांस कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कभी कभार एबायोटिक ओरिजिन्स भी हो जाते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिर्फ बायोलॉजिकल सोर्स से ही निकले, बल्कि कभी कभार वो एक राइट केमिकल रिएक्शन से भी बन जाता है। जैसे समझ लीजिए कि कभी लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया वाटर बॉडीज में, और वो वाटर बॉडीज में कुछ थे
वैसे वैसे टाइप के राइट केमिकल्स थे, तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया। कभी कभार किसी ग्रह में अगर अंडर वाटर वोल्केनो है तो उसमें भी हो जाता है। कभी कभार मीटियोर स्ट्राइक से हो जाता है जी। सो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें लाइफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ अभी हमें बस धीरे धीरे करके अनकवर करना है कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। जी जी। पर ये सब मिशंस का फाइनल जो एम है, जो फोकस है, वो ये है कि फ्यूचर में ये प्लैनेट्स हैबिटेबल हो सकते हैं हमारे लिए। यस मतलब अभी जो इलॉन मस्क है, हाँ। उनका तो यही गोल है बेसिकली जी। कि वर्ल्ड इतना पॉपुलेटेड हो जाएगा एक पॉइंट के बाद कि, और प्लस क्या है कि सारे के सारे वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब सारे के सारे जो लाइफ है हमारी, तो हम एक ही गोले में क्यों रहे, हम इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनना चाह रहे हैं जी। तो मार्स, बट इसमें क्या होगा ना कि मार्स को टेराफॉर्म करना पड़ेगा। टेराफॉर्म का मतलब जैसे आप एक घर में आते हो, घर ठीक से बना नहीं है, टूटा फूटा है, तो आप उसको रेनोवेट करते हो। तो हमें लिटरली एक प्लैनेट को रेनोवेट करना पड़ेगा बिल्कुल हमारे हिसाब से। मतलब हमें उसका नकली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जी। हमें वहां पे एटमॉस्फेयर के वजह से हमें प्लांट्स और लाइफ वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी और हमें इंसुलेशन क्रिएट करना पड़ेगा रेडिएशन को लेकर, और हमें दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो हम ऑब्वियसली चेम्बर्स में रहेंगे, जो ग्लास के जो चेम्बर्स क्लस्टर्स होते हैं ना, और फिर थोड़े थोड़े लोग वहाँ पे जाएंगे और धीरे धीरे करके मार्स को स्टडी करेंगे, वहाँ के सॉइल को स्टडी करेंगे। अभी ये चीज़, अभी कुछ कुछ क्रॉप्स मार्स के सॉइल में ग्रो करने की टेक्नोलॉजी मैंने बहुत पहले पढ़ा था एक रिसर्च पेपर, कुछ कुछ क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अच्छा। वैसा तो वहां से शुरुआत होगी जी। फिर धीरे धीरे जाके थोड़े ज्यादा क्रॉप्स, फिर मार्स की जमीन को बंजर से कैसे हम उसको फर्टाइल बनाएं, उसके एटमॉस्फेयर को कैसे बनाएं, क्या हम वाटर बॉडीज क्रिएट करें कैसे, और वैसा। तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज एडवेंचर। मतलब आप सोचिए कि एक घर को रेनोवेट करने में कई बार महीने साल लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। यहाँ पे हम पूरे ग्रह को रेनोवेट करने वाले हैं जी। टेराफॉर्मेशन उसको कहते हैं जी। गौरव, आखिरी सवाल, अब फ्यूचर में ऐसा कौन सा स्पेस मिशन है, चाहे वो इसरो कर रहा हो, चाहे वो नासा कर रहा हो, चाहे कोई और स्पेस एजेंसी कर रहा हो, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग टू नो अबाउट लाइफ आउटसाइड द अर्थ स्पेस? ओके, अब आई थिंक अभी ये यूरोपा क्लिपर मिशन तो जा रहा है। एक और एक मिशन है जो कि प्लान्ड है, हमारे जो अल्फा सेंटोरी करके जो एक नियरेस्ट सोलर सिस्टम है वहां पे प्लान्ड है। एक ड्रैगन फ्लाई मिशन करके है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है। वो सैटर्न का एक मून है, सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन जी, उस पर हो रहा है, और वो मून इज बिगर देन मर्क्यूरी। अच्छा, सो काफी बड़ा मून है। और वो भी ड्रैगन फ्लाई मिशन इज बहुत जल्दी होगा, 2026 में हो जाएगा स्टार्ट। कौन कर रहा है वो? नासा ड्रैगन फ्लाई। उसमें क्या होगा कि एक ड्रैगन फ्लाई जैसा रोबोट बेसिकली टाइटन पे जाएगा, और टाइटन भी ऑब्वियसली फ्रोजन फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड वाटर है। टाइटन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि टाइटन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ का जो इनिशियल जैसा उसका रूप था ना अर्थ का, आज से 4 मिलियन साल पहले, द हेडियन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, तो उस दौरान, हेडियन पीरियड से पहले, हेडियन इयॉन से थोड़ा और पहले, तो वो पीरियड के हिसाब से वहां पे काफी सारी चीजें सैटर्न में अर्ली लाइफ के हिसाब से दिख रही है। अच्छा, हाँ, और वहां पे बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। हाँ, सो एटमॉस्फेयर होना बड़ी बात है जी। मार्स में कहाँ है एटमॉस्फेयर, मून में कहाँ है, राइट? मार्स में एकदम पतला सा है। सो वहां पे अर्थ से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा, अर्थ का 1.5 गुना ज्यादा बड़ा एटमॉस्फेयर है टाइटन में। और वहां पे जैसे अर्थ में वाटर साइकिल होता है, वहां पे मीथेन साइकिल चलता है। सो मीथेन इज ऑल्सो गुड एलिमेंट। वहां पे सल्फर है, वहां पे ऑक्सीजन है, वहां पे ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड है। सो वहां पे मोस्टली रॉ मटेरियल्स काफी सारे हैं। वंस अगेन ये जो ड्रैगन फ्लाई होगा, ये उसके काफी सरफेसेस, सैटर्न के पूरे सरफेस पर घूमेगा, और वहाँ की जो बायोकेमिस्ट्री, वहाँ की जो केमिस्ट्री है उसको एनालाइज करेगा, वहाँ पे क्या है। ये पूरा एलियन मून होगा, राइट? फुल एलियन मून। एंड ये काफ़ी दूर है, मतलब यूरोपा से भी दूर है। अच्छा, हाँ। सो उतना ट्रैवल करके मेरे को लगता है कि ये 2034 तक पहुँचेगा, अगर 26 में शुरू हुआ। अगर 26 में शुरू हुआ तो
2034 में पहुंचेगा, जाके सैटर्न में लॉन्च होगा। सो सैटर्न के मून में ये सारे डिस्कवरीज का प्लान है। मे भी शायद आई एम नॉट श्योर कि इन लोग वाटर्स, जो अंदर का वाटर है, उस पर भी रिसर्च करेंगे क्या, बट क्योंकि ड्रिलर एक इक्विपमेंट होना पड़ेगा, जो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक बर्फ की मोटी पत्थर होगी। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर खड्डे हो जाते हैं नेचुरली, तो वहाँ उस एरिया में जाके आप नीचे के लेयर्स तक जल्दी पहुंच सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट क्या है, बट इतना मैं समझ रहा हूँ कि उसकी पूरी केमिस्ट्री की एनालिसिस करनी है, उसके हिस्ट्री का पता लगाना है कि ये मून इतना स्पेशल क्यों है, टाइटन, और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। इवन जब वॉयेजर्स भी पास हुए थे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी लाइफ लाइक हो सकता है। एटलीस्ट अर्थ के जो इनिशियल स्टेजेस थे, एक वैसा सिचुएशन वहाँ पे दिख रहा है जी। सो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और अल्फा सेंटोरी का भी जो इकोसिस्टम है, उसमें भी प्लैनेट है, वो भी लोग बोल रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट का मानना है कि वो भी काफ़ी हैबिटेबल प्लैनेट है, हैबिटेबल जोन में है करके। तो उसके लिए भी प्लानिंग, बात तो चल रही थी। आई हैवंट चेक्ड आउट रिसेंटली, बट मुझे लगता है कि ये मिशन थोड़ा लेट ही होगा जी, राइट। इसको आई थिंक ब्रेक थ्रू स्टार शॉट बोल रहे हैं, आई एम नॉट सो श्योर, बट इतना मुझे पता है कि अल्फा सेंटोरी हमारा नियरेस्ट सोलर सिस्टम है। सो वहां तक जाने का प्लान। सो ये दो मिशंस काफी कह सकते हैं आउट ऑफ द लीग है जी। और अपने इसरो का तो है ही ऑलरेडी जी, गगनयान मिशन प्लान्ड है राइट। हम एक इंडियन को भेजेंगे स्पेस में। मैं वही पूछ रहा था क्योंकि मैन मिशन है जो बहुत एक्साइटिंग। यस तो गगनयान मिशन हमारा जो है स्पेस में, और इसरो भी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और इसरो को तो अभी लास्ट कुछ सालों से ही इसरो को काफी फ्री हैंड दिया है जी, तो इसीलिए आप देखोगे इनकी एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, इनका थोड़ा सा फंडिंग भी बढ़ा दिया जी। और अभी आज के ये जो कॉन्फ्लिक्ट का टाइम था, हाँ, इसमें ये जो हमारे जो आकाश सिस्टम्स है, हाँ, और बहुत सारे जो वेपन्स है, वो सबका डीआरडीओ और इसरो को जाना चाहिए क्रेडिट। अच्छा, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पेस मिशंस जी, कि आप जब भी स्पेस मिशंस करते हो ना, तो स्पेस मिशन क्या है, स्पेस मिशन इज लाइक, मतलब एक छलांग मारना, एक नेक्स्ट लीग में छलांग मारना। तो आप उस नेक्स्ट लीग में छलांग मारने के चक्कर में आप बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लेते हो जो एक्सट्रीम है जी, फिर वो एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी आपके और मेरे घर तक पहुंचती है जी, राइट। सो कोल्ड वॉर के टाइम पे भी यही हुआ था, और इसीलिए नासा इनके हैवी बजट्स और फंडिंग्स रखती है। तो कोल्ड वॉर में स्पेस रेस चालू था, करेक्ट, यूएसएसआर और यूएसए के बीच काफी बड़ा। हाँ। तो उसमें अपोलो मिशंस, ये सब, तो जो टेक्नोलॉजी वो टाइम पे डेवलप हुई, उसके बाद जो भी लाइक रशिया आज एडवांस्ड है और यूएस आज एडवांस्ड है मिलिट्री कैपेबिलिटीज में, बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, it's a very exciting subject, Gaurav, and I can talk to you for another 4 hours before that. But thank you so much for sharing so much information. Pleasure. We look forward to doing another round with you in the future where we talk more about more planets. Yeah. And thank you so much. It was really Definitely. a pleasure. Pleasure. Great. And it's wonderful that you are also taking this initiative. कि आप भी लाइक लोगों में इंफॉर्मेशन, नॉलेज और साइंस के प्रति प्यार फैलाना चाह रहे हो थ्रू दिस एपिसोड। सो कमेंडेबल इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच।